नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी इस कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप गजल पर चर्चा करेंगे। यह पाठ हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम सबसे पहले कवि परिचय पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है, दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसन, काव्य, एक कंठ विषय पाई, गीत नाट्य, छोटे छोटे सरल सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास। इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई, वह भी हृदय की गति रुक जाने के कारण। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में इन्होंने काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। एक कंठ विषया पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। यहाँ दुष्यंत जी की जो गजल दी गई है वह उनके संग्रह साये में धूप से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी है जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पर पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में उस तुक का निर्वाह होता है। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का एक सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। अब हम यहाँ पर बात करें कि इसके सार की, तो गजल के सार के बारे में अगर हम बात करें तो दुष्यंत कुमार जी जो है ने साये में धूप कवि की विशेष मनस्थिति को यहाँ पर प्रकट किया है और इसमें केंद्रीय भाव निहित है, जबकि सामान्य रूप से किसी गजल में केंद्रीय भाव का होना आवश्यक नहीं होता है। राजनीति और समाज में जो कुछ विशेष चल रहा है, कवि उसे मिटाकर कुछ विशेष विकल्प लाना चाहता है। कवि मानता है कि देश की स्वतंत्रता के बाद हर घर के लिए एक चिराग निश्चित था, पर अब तो पूरे नगर के लिए भी एक चिराग उपलब्ध नहीं है।
हमें ही सहारा देने वाले दुखों का कारण बन गए हैं, इसलिए यहाँ रहना भी कठिन हो गया है। हमारे पास जितने भी अभाव है हम उन्हीं से काम चला लेंगे। यदि ईश्वर नहीं तो हम इंसान के स्वप्नों से ही अपने लिए सुंदर सपने संजो लेंगे। चाहे हमारी आवाज़ पत्थर को नहीं पिघला सकती, पर इसका प्रभाव इंसान पर अवश्य पड़ता है। इस जीवन को जीते हुए हम दूसरों की सहायता करें तो इससे इंसानी भाव व्यक्त होंगे। तो चलिए अब हम दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित गजल की आज 2, 4 और 6 यानी हम 3 पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। गजल शेर की तरह होते हैं, तो यहाँ पर ये 3 शेर पर हम आज चर्चा करेंगे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ पर हम अब कठिन शब्दों की बात करें। कहाँ मतलब जगह की बात की जा रही है। तय था, तय का मतलब निश्चित था। चिरागा मतलब दीपक, हर एक मतलब हर घर में के लिए। कहाँ चिराग मयस्सर, मयस्सर मतलब उपलब्ध नहीं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि कवि राजनीतिक अव्यवस्था के बारे में वर्णन करता हुआ यहाँ पर ये बात कह रहा है। देश की आज़ादी को प्राप्त कर लेने के बाद यह तय हुआ था कि प्रत्येक घर को रोशनी देने के लिए सुख सुविधा रूपी चिराग निश्चित रूप से प्रदान किए जाएंगे। परंतु आज तो स्थिति यह बन गई है कि घर तो क्या, पूरे शहर को रोशनी देने के लिए एक भी चिराग उपलब्ध नहीं है। कवि कहना चाहता है कि घरों को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आश्वासन दिए गए थे, परंतु वे तो केवल आश्वासन ही सिद्ध हुए। 2-4 घरों की तो बात दूर, पूरे के पूरे शहर को ही जीने के लिए सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई है। राजनीतिक बड़े बड़े सपने तो जनता को दिखाते हैं, पर वे जनता को सिवाय भुलावे और धीरज के कुछ नहीं देते। तो पहले शेर के अंतर, पहली गजल की पंक्तियों के अंतर्गत क्या कहा गया कि भाई जिस तरह की एक नेता बड़े बड़े वादे करता है कि भाई चुनाव से पहले कि मैं आपके घर में ये सारी सुविधाएं दूंगा, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी बताया गया है कि देश के स्वतंत्र होने से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हर घर में रोशनी होगी, परंतु आज पूरे घर तो दूर की बात, पूरे शहर में ही रोशनी नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं दूसरे शेर पर। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों का मतलब होता है वृक्ष, साए मतलब छाया, परछाई, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए यानी जिंदगी भर के लिए। अब कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि वृक्षों को इसलिए लगाया गया था कि धूप ना लगे, परंतु आज उन्हीं वृक्षों की छाया में धूप लगने लगी है। कवि चाहता है कि अब यहाँ से सदा के लिए चले जाना ही बेहतर है। अर्थात कवि ने यहाँ राजनीतिक क्षेत्र की अव्यवस्था के विषय में कटाक्ष किया है कि जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, परंतु वही सुविधा जनता के लिए दुख का पर्याय बन गई है। अदालतों की स्थापना न्याय के लिए, तो अस्पतालों की स्थापना चिकित्सा के लिए की गई थी, परंतु आज अदालतों में न्याय नहीं हो रहा है। लोगों को अपनी सुविधाओं से ही दुखों की प्राप्ति होने लगी है। इसका कोई विकल्प तो निकलना ही चाहिए। जब अपने ही वृक्ष छाया देने की अपेक्षा धूप के ताप का अनुभव कराने लगे, तो वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अर्थात राजनीतिक क्षेत्र से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा रखना व्यर्थ है। नेताओं ने शासन संभाला था जनता को सुख देने के लिए, पर वही जनता के लिए दुखों का बड़ा कारण बनकर रह गए। अर्थात
इस शेर के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि चुनाव से पहले तो नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे कि सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन आज वो सुविधाएं उपलब्ध भी हुई है, लेकिन वो दुख का कारण बन गई। अदालतों में न्याय की जगह अन्याय हो रहा है, अस्पतालों में इलाजों की सुविधाएं नहीं हैं, तो ऐसे शहर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज के लिए इतना ही। हम अगली कक्षा में तीसरे और चौथे शेर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।